हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद खुशबू में। फ्रेंड्स, हम आज इस वीडियो में कक्षा 9 की पुस्तक, हिंदी की पुस्तक क्षितिज, जो कि हिंदी ए की पुस्तक है, क्षितिज का पाठ 2 राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित। पाठ का नाम है लहासा की ओर। वो पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। मैं इस वीडियो में आपको उस पाठ को सरल शब्दों में समझाऊंगी कि उस पाठ में एक्चुअल में राहुल सांकृत्यायन जी ने लिखा क्या है। उससे पहले हम इसके लेखक राहुल सांकृत्यायन जी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 1893 में हुआ था और ये उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव पंदहा में जन्मे थे। ये काफ़ी पढ़े लिखे थे और इनको बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, जापानी, चीनी, रूसी। इसी कारण इनको राहुल जी को जो है महापंडित भी कहा जाता था। और इनकी जो इन्होंने काफ़ी मतलब ये घुमक्कड़ी जीवन अपना व्यतीत करते थे, इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक था। तो इन्होंने जो है एक बार श्रीलंका की यात्रा की थी और श्रीलंका में बौद्ध धर्म का काफ़ी अधिक प्रचार प्रसार है, उसके कारण वहाँ से प्रभावित होकर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। आगे इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं। इन्होंने कोई ऐसी विधा नहीं छोड़ी जिसमें इन्होंने रचनाएं ना लिखी हो। उपन्यास, जीवनी, यात्रावृत्त, आत्मकथा, आलोचना, शोध, सभी प्रकार की रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। इनकी कुछ रचनाएं हैं। मेरी जीवन यात्रा 6 भागों में ये रचना प्रकाशित हुई है। दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। इनकी कुछ साहित्य के अतिरिक्त इन्होंने दर्शन, राजनीति, धर्म, इतिहास, विज्ञान आदि विभिन्न विषयों पर पुस्तक लिखी हैं, जिनकी लगभग 150 ऐसी पुस्तकें हैं जो इन्होंने अलग अलग विषयों पर लिखी हैं। चलिए अब पाठ को पढ़ते हैं। पाठ का नाम है लहासा की ओर। ये जो पाठ है ये यात्रा वृत्तांत है। कहने का मतलब ये है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने जब तिब्बत की यात्रा की थी तो अपनी यात्रा का वर्णन इस अध्याय में किया है कि उनको इस यात्रा में क्या क्या अनुभव रहे। तो यात्रा वृत्तांत उसे ही कहते हैं जिसमें यात्रा का वर्णन हो। ये उनकी पहली तिब्बत यात्रा थी। सन 1929 और 30 में लेखक नेपाल के रास्ते तिब्बत गए थे। एक्चुअली ये उस टाइम की है जिस टाइम भारत आज़ाद नहीं हुआ था। तो भारत और चीन के बीच में विवाद चल रहा था सीमा को लेकर। सीमा मतलब जो बाउंड्री है देश की, जो हमारे देश का बॉर्डर है, उसको लेकर। तो दोनों देशों के बीच जो विवाद चल रहा था, तो उस समय तिब्बत जाना जो है वर्जित था, भारतीय नहीं जा सकते थे। लेकिन राहुल जी को यात्रा करनी थी, उनका मन था यात्रा करने के लिए। तो उन्होंने अपने दोस्त के साथ यात्रा करने का मन बनाया और वो भिखारी का भेष उन्होंने बना लिया। वो भिखारी के भेष में यात्रा करने निकल पड़े। इस अध्याय में उन्होंने लहासा की तरफ जाने वाले जो खतरनाक रास्ते हैं उनका बहुत अच्छे से वर्णन किया है। चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है। चलिए इस चैप्टर को समझते हैं अब। जिस रास्ते से वो तिब्बत जा रहे थे, वो नेपाल से जा रहे थे। फरी कलिंगपोंग का रास्ता उस समय खुला नहीं था, तो नेपाल ही नहीं हिंदुस्तान की भी चीज़ें इसी रास्ते से जाया करती थी। नेपाल से ही नहीं, तिब्बत में नेपाल से ही नहीं, हिंदुस्तान से भी जो चीज़ें, भारत से भी जो चीज़ें तिब्बत में जाती थी वो नेपाल के रास्ते से ही जाती थी। और ये जो रास्ता था वो व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। एक्चुअली जो सैनिक भी जाते थे इस रास्ते से ही जाते थे, और व्यापारिक भी था क्योंकि इसी रास्ते से व्यापार भी होता था तिब्बत के साथ। इसलिए जगह जगह इस पर फौजी चौकियां और किले बने हुए थे। तो मतलब सैनिक रुकते थे अपने ठिकानों पर बीच बीच में रुकने के लिए। तो चौकियां बनी हुई थी, फौजी चौकियां, जिसमें सैनिक रुका करते थे और जिनमें कभी चीनी पलटनें रहा करती थी। मतलब चीन की जो सैनिक थे, चीन की जो पलटन है, फौज रहा करती थी। तो वो चीनी किले बने हुए थे।
आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं, मतलब ये बहुत पुराने समय के किले हैं, तो आजकल जो है ये खंडर हो चुके हैं, गिर चुके हैं काफी। दुर्ग के किसी भाग में जहां किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां कुछ घर आबाद दिखाई पड़ते हैं। तो जो चीनी चीनी किले हैं ये, उनमें मतलब कहीं पर थोड़ी सी दूर पर किसानों ने अपने घर बना लिए हैं, तो वहां कुछ घर ऐसे दिखाई देते हैं जो आबाद हैं, बाकी टूटा फूटा ही है सब कुछ। ऐसा ही एक परित्यक्त चीनी किला था। परित्यक्त होता है जो छोड़ दिए गए हैं, मतलब पहले रहते थे लोग उनमें, अब छोड़ दिया है उनको, और हम वहाँ चाय पीने के लिए ठहरे। तो हम कौन है, एक्चुअली मैंने आपको बताया था कि लेखक और अपने दोस्त के साथ यात्रा करने के लिए निकले थे। दोस्त का नाम है उनके सुमति। सुमति कौन है, वो एक बौद्ध भिक्षु है। बौद्ध भिक्षु क्या होते हैं, जो बौद्ध धर्म का अनुसरण कर लेते हैं और उस बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद वो अपना घर बार छोड़कर मठों में रहते हैं। बौद्ध धर्म के जो अनुयायी होते हैं उनके लिए एक मोनास्ट्रीज बना दी जाती है, मठ बना दिए जाते हैं, तो वो उसी उसी में रहते हैं और उनको बौद्ध भिक्षु या भिक्षुणी कहा जाता है। ये हमने सोशल साइंस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो सुमति जो थे वो बौद्ध भिक्षु थे, उनके साथ वो निकले थे। तो वहां पर एक जो परित्यक्त चीनी किला था उसमें वो जो है चाय पीने के लिए रुके थे। तो यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफ है, मतलब वो बता रहे हैं कि इस रास्ते में बहुत सारी तकलीफ हैं और काफ़ी कुछ आराम की बातें भी हैं। जो जिस जगह ये रुके थे वहाँ पर जाति पाति और छुआछूत का कोई मतलब नहीं था, और औरतें पर्दा भी नहीं करती थी वहाँ की। लेकिन लोग भीख मंगों को देखकर जो है चोरी के डर से उन्हें घर में नहीं आने देते थे। वैसे नॉर्मल लोग वहां पर इस तरीके का, मतलब परंपरा या कह लीजिए कि लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा था कि कोई भी जो अपरिचित लोग हैं वो भी किसी के घर में आ सकते थे, लेकिन अगर कोई भिक्षुओं को देख लेते थे, भिखमंगों को देख लेते थे, तो वो अपने घर में उनको नहीं घुसने देते थे। उन्हें ये डर रहता था कि कहीं चोरी ना हो जाए। बाकी नॉर्मल लोग, कोई भी किसी के भी घर में घुस सकता था और कोई भी किसी के घर में जाके खुद से किसी के घर में चाय बनाकर ला सकता था। इतना मतलब ओपन एरिया था वो। परित्यक्त चीनी किले में जब ये लोग चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने के लिए आया। राहदारी क्या होता है, जैसे हम कहीं पे सफ़र करते हैं और जब हम दूसरे मतलब राज्य में एंटर कर रहे होते हैं तो हमें टोल टैक्स देना होता है ना, तो वो उसी तरीके का लगा लीजिए। राहदारी होता है रास्ते का कर। तो एक व्यक्ति मांगने के लिए आया, तो इन दोनों के पास कुछ चिटें थी, उन दोनों ने वो कुछ चिटें उसको दे दी। तो इनको ये लग रहा था कि शायद हम थोंगला थोंगला जो है मतलब तिब्बती सीमा में घुसने का, मतलब जो तिब्बती सीमा है, तिब्बती सीमा पर थोंगला एक स्थान है, उससे पता चलता है कि ये तिब्बत का बॉर्डर आ गया है। तो उससे पहले जो है वो एक व्यक्ति टोल टैक्स मांगने के लिए आया, वही जो राहदारी मांगने के लिए आया। तो इन दोनों को ये एहसास हो गया कि हम शायद थोंगला से पहले के आखिरी गांव में हैं। अब हम अगर थोंगला में प्रवेश करेंगे तो हमें टैक्स देना होगा। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। तो ये दोनों भिखारी के, मतलब जो सुमति थे वो तो जान पहचान रखते थे वहाँ के लोगों से। तो सुमति के कारण जो है हमारे जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन जी, इन्होंने भिखारी का वेश बना रखा था, तो इनको रहने के लिए वहाँ पर अच्छी जगह मिल गई, भिखारी होते हुए भी, क्योंकि जान पहचान सुमति की थी, इसलिए उनको भी रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई। अब जो है ये जो राहुल जी हैं इस रास्ते पे 5 साल पहले भी आए होंगे, रास्ते पर आए होंगे, लेकिन तिब्बत की तो वो पहली यात्रा कर रहे थे। तो उस टाइम में भिखमंगे भी नहीं थे, एक अच्छे मतलब सही लोग, अच्छे आदमी की भेष में यात्रा कर रहे थे, लेकिन फिर भी उस टाइम इन्हें किसी ने रहने के लिए जगह नहीं दी थी और गांव के एक सबसे गरीब झोपड़े में ठहरे थे। मतलब जब ये पहले इस एरिया में आए थे तो यहाँ रहने के लिए अच्छे वेश में होते हुए भी इनको जगह नहीं मिली थी।
एक्चुअली उस टाइम लोगों की जो मनोदशा थी, लोगों की जो थिंकिंग थी, वो उसके ऊपर डिपेंड करता था। मोस्टली लोग उस टाइम जो है छंग पी लेते थे। कोई एक ऐसा पदार्थ है शराब टाइप का कि उसे पी के लोगों के होश हवास ही खत्म हो जाते थे, उनको पता ही नहीं होता था कि दुनिया में हो क्या रहा है। तो उस टाइम लोगों ने उन्हें रहने के लिए जगह नहीं दी थी। अब उन्हें जो है सबसे विकट डांडा, डांडा क्या होता है, जमीन से बहुत ऊंचाई पर एक स्थित, मतलब ऊंची जमीन होती है, जैसे खेत में एक मेड़ बनी होते तो वो बहुत ऊंचाई पर होता है, तो डांडा उनको पार करना था अब इस वक्त। और डांडे जो हैं ये तिब्बत में सबसे खतरनाक जगह है, मतलब पार करने वाली जो जगह होती है, जैसे माउंट्स, मतलब जब हम पर्वतों पर चढ़ते हैं, चढ़ाई कर रहे होते तो सबसे खतरनाक जगहों में से जो माना जाता है तो वो डांडे माने जाते थे। और ये 16 से 17 हजार फीट की ऊंचाई पर थे, और दोनों तरफ कोई गांव गिराव नहीं था, मतलब दोनों तरफ मीलों तक कोई जगह नहीं थी, मतलब कोई बसावट नहीं थी। और नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण कोई आदमी दूर दूर तक नहीं दिखाई देता था, मतलब इतनी खतरनाक जगह का इन्होंने वर्णन किया है। और डाकों के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे कह सकते हैं कि सबसे अच्छी जगह थी, क्योंकि डाकुओं को यहाँ लूटने के लिए मिल जाता था बड़े आराम से। कोई भी अकेला अगर व्यक्ति यात्रा कर रहा था तो डाकुओं को अगर रास्ते में मिल जाता था तो डाकू से बड़े आराम से लूट सकते थे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी व्यक्ति अपने बचाव के लिए किसी को बुला नहीं सकता था, इतनी ऊंचाई पर, और आसपास कोई गांव था ही नहीं। तिब्बत के गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है, लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं कर सकता था। सही बात है कि गांव में अगर पहुंच जाए, लेखक ये कह रहे हैं कि अगर तिब्बत के किसी गांव में आदमी चला जाए और वहां जाकर कोई किसी को मार दे तो शायद खून के लिए सजा भी हो जाए, बट अगर यहाँ पर कोई मार दे तो किसको पकड़ेंगे, कोई भी नहीं पकड़ सकता ना। तो सरकार जो है, कह रहे हैं ये कि सरकार वैसे तो काफी पैसा खर्च कर देती है पुलिस पर, और यहाँ पर तो कोई गवाह भी नहीं मिल सकता। यहाँ के जो डकैत हैं पहले तो वो आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि उसके पास पैसा है या क्या है, जो कुछ भी है यहाँ पर मिल जाएगा, मतलब उसके पास, उसको बाद में उसको लूट देते, पहले मारते थे फिर उसके बाद लूटते हैं। और यहाँ पर जो है तिब्बत में हथियार का कोई कानून नहीं है, जैसे देश में कानून होता है ना, हथियार लाइसेंस लेना पड़ता है किसी को बंदूक लेने के लिए, तो वहां पर कोई हथियार का कानून नहीं था, कोई भी हथियार खरीद सकता था। तो लोग जो है पिस्तौल बंदूकें लिए घूमते थे, जैसे नॉर्मल लोग लाठी लेकर निकल जाते हैं ना, तो इसी तरीके से वहां के लोग पिस्तौल लेके घूमते थे। और सारे जो डाकू हैं जान से ना भी मारते तो तब भी प्राणों का खतरा तो फिर भी रहता ही था। तो इन दोनों को मालूम हुआ कि पिछले साल थोंगला के पास खून हो गया था, जिस रास्ते से ये गुजर रहे थे, तो इन्हें पता चला कि लास्ट ईयर यहाँ पे खून हो गया था। तो इन्हें खून की तो इतनी परवाह नहीं थी, क्योंकि ये दोनों जो है भिखमंगों के भेष में थे। ये सोच रहे थे कि जब भी कोई ऐसा हमें मिलेगा तो हम जो है टोपी उतार देंगे और दया की भीख मांग लेंगे, और हमें शायद लोग भीख मांगने के कारण और शायद छोड़ देंगे। तो इन्हें ये था कि हमें जो है भीखमंगों के वेश में देख के तो शायद कोई ना लूटे और कोई ना मारे। लेकिन जिस पहाड़ी से ये चढ़ रहे थे, उस टाइम बहुत ऊंचाई पर थी वो पहाड़ी, और ये पीठ पर सामान लाद रखा था इन्होंने। और जहां पर इन्हें अगला पड़ाव जो था, इनको जहां इनको ठहरना था, मतलब रास्ते में कहीं रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी, तो जहां इनको ठहरना था वो कम से कम 16 से 17 मील दूर था। तो लेखक ने सुमति, जो उनका दोस्त है, उसको बोला कि तुम जो है लंगोर जो है इनका वो नेक्स्ट पड़ाव है जहाँ पे इनको रुकना है, तो उनको बोला कि तुम इनके लिए ना 2 घोड़े कर लो, और सामान भी रख लेंगे और चढ़ चलेंगे, मतलब पैदल चलना नहीं हो पाएगा इतना लंबा, तो तुम 2 घोड़े है ना, मतलब किराए पे 2 घोड़े कर लो। तो सुमति को बोलते हैं लेखक। तो दूसरे दिन इन्होंने घोड़े हायर कर लिए, और डांडे पे चढ़ने से पहले जो है इन्होंने चाय ले ली, और दोपहर तक ये डांडे के ऊपर चले गए। समुद्र तल से लगभग 17 हजार 18 हजार फीट ऊंचाई पर ये उस टाइम खड़े थे। दक्षिण की तरफ इन्हें पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के
पहाड़ वाइट कलर के ने, बड़े सुंदर पहाड़ नज़र आ रहे थे। और जो दूसरी तरफ के पहाड़ थे वो बहुत सुंदर दिखाई दे रहे थे। और जो दूसरी तरफ के पहाड़ थे उन पे कोई बर्फ़ की सफ़ेदी भी नहीं थी, सिर्फ हरे 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 पहाड़ नज़र आ रहे थे। उत्तर की तरफ जो है बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ दिखाई दे रही थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था, जहाँ पर ये डांडे की सबसे ऊंचाई ऊंची वाली चढ़ाई थी, तो वहाँ पर जो है डांडे के देवता का स्थान था, जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से सजाया गया था। मतलब वहाँ पे कोई देवता रहते होंगे, मतलब देवता की मान्यता होगी, तो वो पत्थरों के ढेरों से, जानवरों के सींगों से और रंग बिरंगे कपड़ों की झंडियों से। आप लोग मंदिर जाते हैं तो मंदिरों में देखा होगा आपने कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके की झंडियाँ और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की झंडियाँ लगी होती है। हिंदुओं में भी मान्यता है, तो वहाँ पर डांडे पे लगा हुआ था देवता के यहाँ झंडियाँ। अब हमें बराबर उतराई पर चलना था, मतलब यहाँ पहुँचने के बाद एक्चुअली बिल्कुल हाइट पे जब पहुँच गए तो अभी इनको उतरना था। तो अब कह रहे हैं कि हमें उतराई पर चलना था, तो हमें यहाँ से उतरना था। चढ़ाई कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। मतलब देखो, जब हम किसी चीज़ पर ना चढ़ते हैं, जब हम नीचे से हाइट की तरफ चढ़ते हैं तो मतलब उसको चढ़ना तो टफ होता है, लेकिन जब हम हाइट से नीचे की तरफ उतरते हैं तो स्मूथली उतर जाते हैं, थोड़ी स्पीड भी बढ़ जाती है। ये किसी ना किसी फोर्स के कारण होता है। तो उतरने लगे ये, शायद एक दो सवार हाथी साथी हमारे साथ चल रहे थे, मतलब एक दो साथी इनके साथ में थे। तो जो लेखक का घोड़ा था वो थोड़ा धीरे चल रहा था, तो लेखक को ऐसा लगा कि शायद ये थकावट हो गई है चढ़ाई के कारण, इसलिए धीरे चल रहा है। लेकिन उसने उसको मारा नहीं, इसीलिए उसने उसको मारा नहीं। चाहते तो चाबुक मार देते तो घोड़ा तेजी से चल जाता। लेकिन हुआ क्या कि लेखक का जो घोड़ा है वो धीरे धीरे पिछड़ गया। और जो है, जो वो है, उन्होंने घोड़े पर ध्यान ही नहीं दिया कि मैं कितने पीछे रह गया हूँ। और धीरे धीरे लेखक जो है अपने दोस्त से जो है ना अ, बिछड़ गए, और दोस्त जो है आगे चला गया। तो एक जगह से दो रास्ते फूट रहे थे, तो जो बाएं का रास्ता वो जो है उस पर लेखक चले गए, और दाएं के रास्ते पर जो है उनका दोस्त चला गया। तो लेखक को 1.5 मील चलने के बाद जो है उनको पता ही नहीं चला। और लेखक ने 1.5 मील चलने के बाद किसी से पूछा कि मुझे लंकोर जाना है, तो इनको पता चलता है कि लंकोर से तो मैं दूसरे रास्ते पर आ गया हूँ। तो तब ये राइट हैंड वाले रास्ते पर फिर वापस उस लंकोर उस रास्ते पर जाते हैं, फिर ये सीधे हाथ की तरफ मुड़ते हैं, तब जाकर इनको अपना जो है रास्ता मिलता है। 4-5 बजे के करीब ये गांव से मील भर दूर थे, तो सुमति इंतजार करते हुए इनको मिल जाते हैं। सुमति को पता चल जाता है कि वो शायद भटक गए हैं, तो इसलिए सुमति उनको इंतजार करते हुए मिल जाते हैं। जो वहाँ पर ये पहुँचते हैं तो वहाँ मंगोल रहते हैं। तो मंगोलों का जो है वो फेस है ना, कलर, फेस का कलर रेड होता है। तो मतलब जो सुमति हैं वो मंगोल जाति के थे, बौद्ध भिक्षु। तो उनको ना वैसे ही गुस्सा आ रहा था, तो कुछ तो वो ऑलरेडी रेड कलर के थे, और कुछ और उनको गुस्से में वो और रेड हो रहे थे। तो उन्होंने, जो सुमति हैं, उन्होंने कहा कि मैंने 2 टोकरी कंडे फूक फूक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत, मतलब उन भिक्षु जो हैं, सॉरी, जो सुमति हैं, वो बहुत गुस्से में बोल रहे हैं कि मैंने 2 टोकरी कंडे, कंडे होते हैं वो जो गोबर के उपले होते हैं, वो कि मैंने वो फूक डाले तुम्हारी वेट करते करते, और 3 बार चाय को मैंने गर्म करके पी लिया। तो जो लेखक हैं बहुत आराम से जवाब देते हैं कि लेकिन मेरा कोई कसूर नहीं है मित्र, देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मिला है मुझे, मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। तो जो हमारे राहुल सांकृत्यायन जी हैं वो ये कहते हैं कि मतलब मेरी कोई गलती नहीं है, और ये जो घोड़ा मिला है ना ये बहुत स्लो चलता है, और मुझे तो ये भी उम्मीद नहीं थी कि मैं इस टाइम तक पहुंच जाऊंगा, मुझे ऐसा लगता था कि मैं रात तक आऊंगा। सुमति को की आदत अच्छी थी कि उनको जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी वो ठंडा भी हो जाता था। उनको लंकोर में रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई, और जो उनके यजमान थे, मीन्स जो उनके खातिरदारी कर रहे थे, जिनके यहाँ वो ठहरे थे, वो भी अच्छे थे। पहले उन्होंने चाय सत्तू खाया गया, वहाँ पे कुछ खाना की जगह होती होगी, चाय सत्तू मतलब कोई चीज़ होती होगी, सत्तू
भुने हुए जौ और चने का आटा होता है, सत्तू बोला जाता है, और चाय के साथ उन्होंने सत्तू खाया और रात को गर्मा गर्म उनको थुक्पा मिला। थुक्पा जो है सत्तू या चावल के साथ मूली, हड्डी और मांस के साथ पतली लेई की तरह पकाया गया पदार्थ, मतलब कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड है ये थुक्पा। तो इन्होंने रात को वो खाया। जो अब ये हैं, उन्होंने वहां से चलने के बाद ये तिंगरी के विशाल मैदान में थे, और जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता, मतलब चारों तरफ से पहाड़ थे और एक मतलब छोटी सी जगह थी। तिंगरी का विशाल मैदान विशाल था लेकिन एक टापू टाइप था, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा था। जैसे टापू क्या होता है, समुद्र के बीच में एक प्लेस होता है, लैंड एरिया होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था, लेकिन जिस जगह ये थे तिंगरी का विशाल मैदान, वो पहाड़ों से चारों तरफ से घिरा हुआ था। और इसमें मतलब पहाड़ी मैदान के भीतर दिखाई पड़ती थी, उसी पहाड़ी का नाम था तिंगरी समाधि गिरी। मतलब एक छोटी सी पहाड़ी थी आसपास, समाधि गिरी। सुमति जो है बौद्ध भिक्षु थे, तो उनके बहुत सारे यजमान थे उस जगह। जो जो सुमति थे वो मतलब इनको गंडे दिया करते थे। गंडे क्या होता है, ताबीज, मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा होता है। तो तो क्या होता है कि ये जो सुमति हैं वो किसी भी तरीके का कपड़ा खत्म हो जाने पर जो है बोध गया का गंडा बना लेते थे किसी भी कपड़े से। तो जो सुमति है उनकी इच्छा ये हुई कि मुझे अपने यजमानों के पास जाना है, क्योंकि उनके आस जिस गांव में वो पहुंचे थे उनके यहाँ बहुत सारे यजमान थे। तो लेखक को ये हुआ कि अगर ये यजमानों के बीच में पहुंच गए तो फिर इनका यहाँ बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, गंडे देने का, ताबीज देने का। तो लेखक को ये लगा कि ये तो एक हफ्ता यहीं लगा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांव में मत जाओ, इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। मतलब लेखक ने सुमति को यह बोला कि तुम जिस गांव में रह रहे हो, जिस गांव में ठहर रहे हो, सिर्फ उस गांव में ताबीज बांट लो, पैसे ले लो इनसे, लेकिन किसी और गांव में मत जाना, क्योंकि तुम्हारा जो बिजनेस है ये गंडे देने वाला है, ये ताबीज देने वाला है, ये रहने दो। और जब हम लहासा पहुंच जाएंगे ना, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जो तुम ताबीज से कमाओगे मैं तुम्हें उसके बदले में पैसे दे दूंगा खुद। सुमति ने इस बात को मान लिया। उन्होंने दूसरे दिन भरिया ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई नहीं मिला। भरिया मतलब कुली वगैरह होता होगा। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा होता, लेकिन अब उन्हें दोपहर की 10 से 11 बजे की धूप में चलना पड़ रहा था। और तिब्बत की धूप जो है बहुत मतलब टाइट, मतलब बहुत तेज होती है उस टाइम की, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो पहाड़ी धूप होती है ना, वो बहुत तेज भी लगती है। वहाँ ठंड भी होती है, लेकिन अगर धूप लग रही है तो वो बहुत डायरेक्ट लगती है, तो वो धूप भी बहुत तेज लगती है। तो जो वहाँ की धूप थी उस टाइम बहुत तेज लग रही थी। तो जैसे ही उन्होंने कपड़े से सिर को ढका तो उनकी गर्मी खत्म हो गई। और जब आप 2 बजे सूरज की तरफ मुंह करके चलते हैं तो धूप जो है, धूप से जो है ना फेस जल जाता है, और पीछे का जो हिस्सा होता है जिस पर धूप नहीं पड़ रही होती, तो वो बर्फ हो जाता है। मतलब वहाँ की जो कंडीशंस होती हैं वो इसी तरीके की होती है। अगर आप धूप में बैठेंगे तो वो हिस्सा आपका एकदम से बहुत तेज गर्मी से, बहुत तेज धूप से जल जाएगा, और जो जिस जिस हिस्से पर आपकी छाया होगी वो बहुत तेजी से, बहुत जबरदस्त तरीके से ठंडा हो जाएगा, वो आपको बर्फ का अनुभव कराएगा। तो वहाँ की कंडीशंस, वहाँ की जो एटमॉस्फेयर होता है वो इसी तरीके का होता है। तो जो सुमति हैं वो चल दिए, अपनी अपनी चीजें उन्होंने अपनी पीठ पर उठा ली, डंडा हाथ में ले लिया। सुमति के परिचित जो हैं तिंगरी में भी थे। उनका इच्छा थी कि वो कुछ और यजमानों से मिले, इसलिए उन्होंने एक आदमी से मिलने का बहाना करके शेखर विहार के लिए चलने का मतलब आग्रह किया। किसको? राहुल सांकृत्यायन जी को बोला कि मुझे ना शेखर विहार में किसी एक व्यक्ति से मिलना है, तुम जरा इस साइड चलो। तो जो तिब्बत की जमीन थी
और छोटे बड़े जागीरदारों में बटी हुई थी। और इन जो जागीरों का बहुत बड़ा ज़्यादा हिस्सा मठों के हाथ में है। और जो तिब्बत के जागीरदार हैं, उसमें हर एक व्यक्ति अपनी अपनी ज़मीन पर कुछ थोड़ी सी खेती भी करता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शेखर की खेती के मुखिया भिक्षु बड़े भद्र पुरुष थे। शेखर विहार एक जागीर है, एक लैंड मतलब पीस ऑफ लैंड है, एक जमीन है। और जो उसकी खेती के भिक्षु थे उनका नाम था नमसे। मतलब बहुत अच्छे लोग थे, अच्छे व्यक्ति थे वो। और वो इन लोगों से बहुत अच्छे से मिले। लेकिन जो उनका मतलब जो हमारे लेखक हैं, उन्होंने तो भेष जो है इन दोनों ने अपना भिक्षुओं का बना रखा था, मतलब भिखारियों का। तो उनकी बहुत ज़्यादा खातिरदारी नहीं हुई। तो यहाँ पर जब शेखर विहार में पहुंच जाते हैं तो एक अच्छा सा मंदिर मिल जाता है जिसमें कंजूर। कंजूर क्या है? इसमें भगवान बुद्ध द्वारा कही हुई, मतलब अनुवाद की हुई, भगवान बुद्ध के जो वचन थे उनको अनुवाद करके हाथों से लिखी हुई पोथियाँ होती हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स। आपने 6th क्लास में पढ़ी होंगी। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है हैंड रिटन होती हैं, हाथ हस्तलिखित होती हैं। उन में पोथियाँ रखी हुई थी जिसमें भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए उपदेश लिखे हुए थे। तो जो है सुमति तो शेखर विहार में पहुंच गए, वो अपने यजमानों से मिलने लगे। तो इन्होंने जो है उस मंदिर में, राहुल सांकृत्यायन जी ने जो है उस मंदिर में अपना डेरा जमा लिया। और वो जो है पोथी पढ़नी शुरुआत कर दी उन्होंने। और एक एक पोथी की जो मतलब लंबाई थी या जो भी थी, मतलब 15-15 शेर वजन था उसका। मतलब 15 शेर, अगर आप नॉर्मल भाषा में देखें तो शेर 1 किलो को बोलते हैं। तो सुमति ने अपने आसपास के यजमानों से जाने के मतलब यजमानों के बारे में के पास जाने के बारे में पूछा। तो अब जो है लेखक को पुस्तकें पढ़ने में मज़ा आ रहा था, तो यह लेखक ने जो है ना उन्हें जाने के लिए हाँ कर दी। हालांकि लेखक पहले उन्हें मना कर रहे थे कि मैं मतलब तुम कहीं मत जाना, आसपास के किसी गांव में अपने यजमानों के पास मत जाना, और तुम सीधा जो कहाँ जाना था इनको, लहसा, लहसा में जाना है, और मैं तुम्हें वहां पहुंचने के बाद पैसे दे दूंगा, तुम कहीं मत जाना। लेकिन जब अब इनको जो है वो पोथियां पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए उन्होंने जो है सुमति को भी जाने से नहीं रोका। दूसरे दिन वो चले गए। मतलब लेखक ने ये सोचा था कि उन्हें 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन जो है सुमति दोपहर बाद ही वापस चले आए। अब जो है लेखक ने मतलब जिस गांव में उन्हें पहुंचना था, लहासा, वो ज़्यादा दूर नहीं था। और जो है वो अगले दिन बौद्ध भिक्षु नमसे से विदाई लेकर अपना अपना सामान लेकर वहां से चल पड़े। तो इस अध्याय में उन्होंने अपनी यात्रा का वर्णन किया है। ये कोई कहानी नहीं थी, बस एक यात्रा के बीच का जो इंसिडेंट्स था, घटनाएं थी, उनका वर्णन किया है। बड़ी सुंदरता से उन्होंने अपनी और बहुत जो उनके दोस्त हैं सुमति, उनके व्यवहार का, उनके जो नेचर है, उनका जो बात करने का तरीका, या मंगोल थे वो जाति के बौद्ध भिक्षु जो होते हैं, बौद्ध भिक्षु जो थे वो उनके दोस्त, उनकी विशेषता बताइए कि उनको गुस्सा आ जाता है, वो उनका रंग लाल हो जाता है, लेकिन फिर भी जो उनके दोस्त थे वो बड़े नम्र स्वभाव के थे। बाद में वो अचानक मतलब धीरे से जितनी जल्दी उनको गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी वो नॉर्मल भी हो जाते थे। सो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।